हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट का अध्ययन किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के बारे में समझेंगे, जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले क्वेश्चन उठेगा कि धारा घनत्व क्या है। धारा घनत्व क्या है, तो ध्यान से इसके डिफिनेशन को समझिएगा। किसी चालक में किसी बिंदु पर तल के अभिलंबवत, किसी चालक में किसी बिंदु पर तल के अभिलंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। इसे कैपिटल जे द्वारा सूचित किया जाता है और यह एक सदिश राशि है। तो आइए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, ध्यान से जाता है, ध्यान से समझेंगे। देखिए, किसी चालक में किसी बिंदु पर तल के अभिलंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से, जितना इसका एरिया है उसके एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। जैसे मैं मान लिया कि मेरे पास, यहां से देखिएगा, ये एक कंडक्टर है, ये कोई एक चालक है और इसका मैं मान लिया ये तल है, ये वाला। इसको कौन सा तल बोलेंगे? बैक वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, ऐसे न्यूमेरिकल, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे फिगर पर न्यूमेरिकल हम लोग बनाए हैं कि इसको बोला जाता है। देखिए, ऐसे देखने में लगता है कि ये गोलाकार है, लेकिन इसको बोला जाता है समतल और इसको बोला जाता है वक्रीय भाग। तो मान लेते हैं यहां कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से तल के अभिलंबवत, तो इसका अभिलंबवत 90 डिग्री का एंगल इधर होगा। जितना क्या होता है विद्युत धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरती है, उसे हम क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। तो मैं मान लिया कि इसका जो एरिया है, मैं मान लिया आपका 100 मीटर स्क्वायर है। कोई दिक्कत? इसकी एरिया कितनी है? 100 मीटर स्क्वायर है। पुनः समझ लीजिए, आपका डिफिनेशन क्या कहता है? विलंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले विद्युत धारा को। तो मैं मान लिया कि इसका एरिया 100 मीटर है और इससे करंट जो फ्लो हो रही है पूरा एरिया से आपका 10 एम्पियर का है। कोई दिक्कत? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर हम निकालेंगे, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर आपकी धारा हो जाएगी 10 एम्पियर। तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना हो जाएगा? 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी 0.1 एम्पियर। बात समझ रहे हैं? तो यही कह रहा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले विद्युत धारा को, यानी इससे होकर जितना विद्युत धारा क्या करेगी? गुजरेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं, यहां से लिख लेते हैं, इसे कैपिटल जे द्वारा सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल जे द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहां से जे की जो फॉर्मूला आएगी वो क्या आएगा? विद्युत धारा बाटा में क्षेत्रफल, यानी आई बाटा में ए। धारा घनत्व जे बराबर सूत्र क्या होता है? आई बाटा में ए। अब यहां से लिख लेते हैं, यह एक सदिश राशि है। यह एक कैसा राशि है? सदिश राशि है। कोई दिक्कत? अब इसका एसआई मात्रक और बीमा निकाल लेते हैं। तो एसआई मात्रक कितना हो जाएगा? देखिए, ये विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और ये क्षेत्रफल है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अगर इसका बीमा लिखेंगे तो विद्युत धारा का बीमा होता है आई, या ए भी लिख सकते हैं, और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो आई एल इनवर्स 2 हो जाएगी। कोई दिक्कत? आई होप आपको धारा घनत्व समझ में आ गया होगा। अब हम अनुगमन वेग के बारे में समझेंगे। इतनी बातें स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखिए, इसको आप ध्यान से समझेंगे। अनुगमन वेग, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहां से लिखते हैं अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान से समझेंगे अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम से
इसको बहुत अच्छे तरीका से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक कंडक्टर लिए, एक चालक लिए, ये एक चालक हो गया, ये एक क्या हो गया, चालक हो गया। और इसमें बहुत सारे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, बहुत सारे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझेंगे। ये बहुत सारे क्या हो गए, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जब इस चालक को ब्राह मतलब बाहर से, जब इस चालक को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में रखा जाता है, इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि जब इस चालक को सेल से नहीं जोड़ा जाता है, बाह्य विद्युतीय क्षेत्र का अर्थ हुआ, बाह्य विद्युतीय क्षेत्र का अर्थ हुआ यानी इस कंडक्टर को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में रखा गया है, यानी इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ा नहीं गया है। तो उस स्थिति में क्या होंगे कि इस कंडक्टर में यानी इस चालक में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक यादृच्छिक गति करने लगते हैं। कैसा गति करने लगते हैं, यादृच्छिक। आपका कैसा गति करने लगते हैं, यादृच्छिक, यादृच्छिक गति करने लगते हैं। यादृच्छिक गति का अर्थ यह होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है बहुत तेज होती है। यादृच्छिक गति में क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार गति करने लगते हैं, ध्यान समझिएगा, इस प्रकार ऐसे जाता है, ऐसे टकराकर ऐसे ऐसे हो जाता है। यानी कहने का अर्थ होगा, अर्थ यह हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस स्थिति में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का औसत वेग निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, तो देखिए मैं मान लिया कि पहला इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो u1 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो u2 है, इसी तरह u3 है डॉट 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 un है। अगर मुझे इसका औसत वेग निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो औसत वेग कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे एग्जांपल पूछ दिया जाए, हम लोग औसत निकालना जानते हैं, जैसे 2 3 4 5 इसका औसत निकालें तो हम कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं, ध्यान समझिएगा, और जितना नंबर है उसको काउंट करके नीचे क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो 1 2 3 4 और इसमें 4 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इसी प्रकार यहां इलेक्ट्रॉन की जो औसत वेग निकालनी होगी कब का है, जब इस कंडक्टर को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में रखा जाता है, यानी इस कंडक्टर को बैटरी से नहीं जोड़ा जाता है। तो उस स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन का वेग u1, दूसरा का u2, तीसरा का u3, इसी तरफ इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, अनंत तक है u1। तो यहां अगर मुझे औसत वेग निकालना होगा तो यहां से लिखेंगे औसत वेग बराबर, समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा। अब यहां से औसत वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसको शुरू का वेग है तो इसलिए इस यहां औसत वेग u लिख दिए। अब यहां से क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un, और कितना से भाग देंगे, n से भाग देंगे। और इस कंडीशन में जो इसकी औसत वेग है वो शून्य के क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है। अब कहिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि जब इसको बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में रखा जाता है तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, यानी एक प्लस तो एक माइनस, यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि डायरेक्शन विपरीत हो जाती है, इधर जाती है जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर जाती है, जिसके चलते एक का मान प्लस तो एक का मान माइनस हो जाता है, और इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, औसत वेग 0 के बराबर हो जाती है। लेकिन अब यहां से ध्यान दीजिए, लेकिन जब इस कंडक्टर को, अब मैं मान लिया कि जब इस कंडक्टर को, ये आपकी कंडक्टर है, ध्यान से देखिएगा, जब इस कंडक्टर को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में, उपस्थिति में क्या किया जाता है, रखा जाता है। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि अब इस कंडक्टर को एक बैटरी से क्या करना है, जोड़ना है। तो इस कंडक्टर को हम जब एक बैटरी से जोड़ते हैं, ये आपकी प्लस हो गई, ये आपका माइनस हो गया, समझ पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है आपका,
इसमें जो क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ध्यान समझेंगे, ई माइनस, बहुत सारे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब यहां क्या होगा कि यादृच्छिक जो है, यहां यादृच्छिक गति कर रहे थे जब बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के क्या किया गया था, अनुपस्थिति में रखा गया था, तो यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने हैं वह यादृच्छिक गति कर रहे थे, जिसके चलते उसका औसत वेग शून्य के बराबर आ रहा था। लेकिन यहां जो इलेक्ट्रॉन है वह यादृच्छिक गति नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज हो और यहां निगेटिव चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा पॉजिटिव से कहां जाती है, निगेटिव की ओर। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाती है। तो ये वाला आपका जो टर्मिनल है और ये वाला जो टर्मिनल है, इस पर प्लस हो जाएगा, इस पर माइनस हो जाएगी। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस से मूव करते हुए किधर जाएगी, बात समझिएगा, निगेटिव की ओर। जब प्लस से मूव करती हुई जा रही है निगेटिव की ओर, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, अगर वहां कोई आवेशित कण रखते हैं तो वह आवेशित कण पर डिपेंड करता है कि वो आवेशित कण पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इसके बैक वाले वीडियो में हम अध्ययन किए हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट हम क्या किए थे, पढ़ रहे थे। तो वहां बताया गया था कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई ऋणावेशित कण हो तो उस पर लगने वाला जो विद्युतीय बल होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, विपरीत होती है। तो हम इसमें देख रहे हैं इस कंडक्टर में कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश होने के चलते इस पर जो विद्युतीय बल कार्य करेगी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत करेगा। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि इसमें जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, अब यहां से जब इसे बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के उपस्थिति में आप रखिएगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव की ओर क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। यानी इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि जब किसी चालक को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के उपस्थिति में रखा जाता है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होती है वह एक दिशा में क्या होती है, गति करने लगती है। और जब एक दिशा में गति करने लगती है तो उसका जो औसत वेग है वह शून्य के बराबर नहीं आता है। तो ऐसे वेग को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप आपको समझ में आ गई कि जब किसी कंडक्टर को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के उपस्थिति में रखा जाता है तो उसमें उपस्थित मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही दिशा में क्या होते हैं, गति करने लगते हैं, जिसके चलते उसका औसत वेग शून्य के बराबर नहीं होता है। और ऐसे वेग को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग कहा जाता है। लेकिन जब कंडक्टर को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में रखिएगा, यानी उस कंडक्टर को जब बैटरी से नहीं जोड़िएगा, तो उसमें उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वह यादृच्छिक गति करने लगते हैं। इसका कहने का अर्थ हुआ कि जितना इधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उतना ही इधर जाते हैं, जितना इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ही इधर जाते हैं, जिसके चलते वहां औसत वेग क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। लेकिन यहाँ औसत वेग शून्य नहीं होता है। अगर मुझे यहाँ औसत वेग निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तब जाके हम इसका क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। कोई दिक्कत? तो आइए देखिए, अब यहां से देखिए, यहां से मुझे अगर इसका औसत वेग निकालना होगा तो मैं मान लिया कि अब इसका अंतिम वेग जो है, एक इलेक्ट्रॉन का v1 है, इसी तरह v2 है, इसी तरह v3 है, डॉट 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 क्या है, vn है। अगर मुझे यहां से औसत वेग निकालना होगा, औसत वेग समझ रहे हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 प्लस vn, अब बाटा में n, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, vd। d से ड्रिफ्ट, v से वेलोसिटी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं। नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम डिफिनेशन लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, क्या लिखे, जब किसी चालक को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में रखा जाता है तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करने लगते हैं।
जिसके चलते औसत वेग शून्य हो जाती है। लेकिन जब किसी चालक को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं, जिसके चलते औसत वेग शून्य नहीं होता है। तो ऐसे वेग को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग, और इसे VD से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? अब इसके बाद और एक लाइन लिख लेते हैं। अब यहां से लिखेंगे, ध्यान समझेंगे। इसके बाद आगे बढ़े कि प्रति एकांक विद्युतीय क्षेत्र से होकर जाने वाले इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहा जाता है और इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। आई होप इस डिफिनेशन को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां से ध्यान से देखिएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। आप वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं स्किप कर करके। अब यहां से देखिए, म्यू बराबर सूत्र हो जाएगा VD बाटा E, अनुगमन वेग बाटा विद्युतीय क्षेत्र। अब यहां से इसका SI मात्रक हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का। तो VD अनुगमन वेग है, तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर। जब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। अगर इसका बीमा निकालना होगा तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर, M है लंबाई, तो इसका क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर। अब यहां से लिखेंगे प्रति। देखिए यहां से अभी इसको निकाल लेते, ध्यान से समझिएगा। यहां क्या है, आपका है VD वेग। तो वेग का जो बीमा होता है वो क्या होता है, LT इनवर्स 1। वेग का बीमा क्या होता है, LT इनवर्स 1। अब यहां से आते हैं, अब बाटा ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बीमा क्या होता है, बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं। अगर हमें नहीं याद है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको निकालना पड़ेगा। देखिए E बराबर सूत्र होता है, E का एक और मात्रक होती है, इसे निकालने में आसानी होगी। E का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो न्यूटन जो मात्रक होता है बल का होता है, तो बल का बीमा होता है mLT इनवर्स 2 और आवेश का होता है IT। ध्यान से समझेंगे। जब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ वोल्ट सेकंड आया है ना, तो इसको आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम भी लिख सकते हैं। न्यूटन प्रति कूलम भी होता है तथा वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ठीक है। अब यहां से ऊपर जब इसको ले जाकर हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, M L T इनवर्स 3 और ये ऊपर जाएगा तो I इनवर्स 1 होगा ना। तब यहां से पुट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा LT इनवर्स 1। अब बाटा में ध्यान से देखिएगा, M L T इनवर्स 3 I इनवर्स 1। ये किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसके बाद वैल्यू को कटाकर लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये ऊपर ले जाएंगे तो M इनवर्स हो जाएगी, L L यहां से L L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो T के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 निगेटिव है, ऊपर गया पॉजिटिव, एक घट गया और ये I केवल बच जाएगा। ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगी और 1 लिखा नहीं जाता है। तो M इनवर्स T के पावर 2 I, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, A बोल सकते हैं। और ये जो बीमा है वो किसका बीमा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अनुगमन वेग जान गए, हम धारा घनत्व जान गए, हम इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता जान गए। अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे, यानी अनुगमन वेग का सूत्र कितना होता है। तो आइए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए जैसे हमारे पास ये एक फिगर थी, समझाए थे अनुगमन वेग के डिफिनेशन में। ये एक कंडक्टर है, ध्यान समझेंगे। इसको एक सेल से जोड़ा गया है। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि इसे बाह्य विद्युतीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखा गया है। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है, आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो टोटल इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
वह इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में क्या होने लगते हैं, जाने लगते हैं, एक ही दिशा में। यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो ये जो होते हैं इस पर जो विद्युतीय बल कार्य करता है इस दिशा में कार्य करता है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इस पर विद्युतीय बल कार्य कितना करता है। तब यहां से लिखते हैं, देखिए कैसे हम बनाएंगे, यहां से लिखेंगे विद्युतीय बल कितना कार्य किया, विद्युतीय बल जिसको हम बोलते हैं F। विद्युतीय बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है उससे क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो विद्युतीय बल का सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश गुने, इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इस पर जितना आवेश है उतना से और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहां लिखेंगे E और बड़ा I और इसको लिखेंगे माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलेंगे, देखिए इसको हम बोलेंगे जो है वो क्या है, आवेश है। किसका आवेश है, इलेक्ट्रॉन का। और E का अर्थ क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र। तो इस पर लगने वाले हम विद्युतीय बल का क्या कर लिए, मान निकाल लिए। यानी इस पर लगने वाला विद्युतीय बल कितना है, F बराबर माइनस E, माइनस मतलब छोटा I और कैपिटल E। कोई दिक्कत? अब हम इस इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना हुआ, जब हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसका वेग U1 से V1 कैसे हो गया। बात समझ रहे हैं? तो त्वरण हम निकालते हैं। तो त्वरण के निकालने के लिए हम न्यूटन के दूसरा गति से चलते हैं। न्यूटन के दूसरा गति का नियम कहता है, हम लोग पढ़े हैं, F बराबर, यहां से लिख देते हैं, न्यूटन के दूसरे नियम से। न्यूटन के गति के किस नियम से, दूसरे नियम से। तो हमारे पास सूत्र होता है F बराबर कितना, ma। तो A बराबर क्या हो जाएगा, F बाटा में m। यहाँ m जो होता है इलेक्ट्रॉन का मास होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कहानी है। बात समझिएगा। तब यहां से हम लिख देंगे F का मान कितना आया है, तो माइनस E छोटा I कैपिटल E बाटा में m, यानी इलेक्ट्रॉन का त्वरण आपका कितना हो गया, इतना हो गया। कोई दिक्कत? तो अब यहां से हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो अंतिम वेग है, पहला इलेक्ट्रॉन का जिसको हम V1 माने हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन का V2 माने हैं, निकालते हैं। तो अब V1 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, तो गति के समीकरण से हम चलेंगे। V बराबर सूत्र क्या होता है, U प्लस AT। तो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए ये लिखेंगे E1, समझ रहे हैं आप, प्लस आपका A और यहां क्या लिखेंगे T1। अब यहां से ध्यान दीजिएगा एक बात और, यहां से हम लिख रहे हैं कि जो E1 वेग है वह V1 हो जाता है, जो U2 वेग है वह V2 हो जाता है एक्सेलरेशन को पाकर। जो U3 वेग है, ये समझ रहे हैं, स्टार्टिंग का है, जब उस कंडक्टर को हम ब्राह विद्युतीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में रखे थे, यानी जब उसको हम बैटरी से नहीं जोड़े थे, तो ये क्या हो जाता था, V3 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह UN और ये क्या हो जाता था, VN। पुनः मैं मान लिया कि E1 से, ध्यान से समझेंगे, यही आपको समझना है, E1 से V1 होने के लिए मैं मान लिया कि इसको T1 समय लगा, इसका T2 समय लगा, इसका T3 समय लगा, इसी तरह इसका Tn समय लगा। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह हम निकाल रहे हैं पहला अंतिम वेग, तो V1 बराबर E1 प्लस AT1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह हम दूसरा निकालते हैं, तो आपका V2 बराबर क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, यहां हो जाएगी U2 प्लस AT2 इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह यहां V3 निकालेंगे तो U3 प्लस AT3 इक्वेशन नंबर 3 डॉट 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 डॉट। इसी तरह VN निकालेंगे तो UN प्लस ATN इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? अब यहां से क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। बातें नोट कर लीजिए, क्योंकि उधर जाने पर दिक्कत होने लगेगी, दिखाई नहीं देगा। इतनी बातें नोट कर लीजिए, इसके बाद हम जोड़ते हैं। अब यहां से देखिए आगे बढ़, इसको जोड़ेंगे हम तो मेरा हो जाएगा V1 प्लस V2, यहां से देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस VN
बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड का U1 81 प्लस U2 82 प्लस इसका एक्सीलरेशन नहीं बदलेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ A1 नहीं रहेगी, यहाँ A2 नहीं रहेगा, प्लस U3 प्लस AT3 प्लस डॉट 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 प्लस UN प्लस ATN। बात समझ रहे हैं? अब इसमें से हम क्या कर लेंगे बताइए। अब इसमें से हम यहां से चलते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn, समझ रहे हैं। अब इसमें से जो U1 U2 U3 है उसको एक जगह लिख देते हैं, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN। कोई दिक्कत? इसको एक जगह लिख दिए, इसको ऐसे पोस्ट में दे दिए। ध्यान समझिएगा, बात समझ रहे हैं। पुनः यहां से चले प्लस, यहां से पुनः चले हम कितना प्लस, अब ध्यान से देखिएगा, यहां से पुनः प्लस चले। अब यहां से लिखेंगे हम आपका AT1 प्लस AT2 प्लस AT3 प्लस डॉट 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 प्लस ATN। बात समझ रहे हैं? इसको हम पुनः क्या कर दिए, एक कोष्ठ में लिख दिए, यहां से लेकर यहां तक। बात को राइट एकदम समझिएगा। अब यहां से आपका हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, समझ रहे हैं, प्लस डॉट 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 प्लस Vn बराबर ये U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN ब्रैकेट बंद, और इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं। तो इसमें से हम क्या कॉमन कर लेंगे, ए कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन कर लेंगे, सब में लगा है, ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अब प्लस, अब यहां से देखिएगा इधर से बिठा दे रहे हैं, प्लस डॉट 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 प्लस ये आपका Tn हो जाएगा। अब यहां से देखिए क्या कर रहे हैं, अब यहां लिख रहे हैं दोनों तरफ n से क्या करने पर, भाग देने पर। दोनों तरफ मुझे n से क्या कर देना है, भाग देना है। तो जब n से हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। अब बाटा में n बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN। अब बाटा में n अब प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn। अब बाटा में n, इसका भी होगा। अब यहां से देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn बाटा n मिलकर क्या बनता है, हम लोग अभी पढ़े, क्या बनता है, Vd बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। तो ये हो जाएगी Vd, और ये शुरू का है, तो शुरू का औसत वेग कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अभी मैं आपको बताया 0 के बराबर हो जाएगा। अब प्लस a, अब यहां से देखिए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाटा n, इसको हम सबको मिलाकर ताऊ लिखते हैं, और इस ताऊ को बोलते हैं विश्रांति काल। इस ताऊ को हम क्या बोलते हैं, विश्रांति काल। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे इस प्रकार है आपका, इसका अर्थ कहने का यह हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन टकराकर पुनः, एक इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद पुनः दूसरी दिशा में जाती है, तो वहां से वहां तक जाने में उसे कितना समय लगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विश्रांति काल। यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाटा n का जो मान है वो क्या होती है, ताऊ होती है। तो आपका Vd बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ए ताऊ। Vd बराबर क्या हो जाएगा, ए ताऊ। जब जीरो को जोड़िएगा तो ए ताऊ हो जाएगी, यहां से Vd लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां से ध्यान से देखिएगा, अब यहां से लिखते हैं Vd बराबर, अब देखिए ए का मान हम निकाले थे, इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना आया था, न्यूटन के दूसरे नियम से हम निकाले थे ना, F बराबर क्या होता है m में, तो a बराबर क्या हो जाता है, F बटा m, और F का मान कितना आया था, F का मान कितना आया था, माइनस छोटा i कैपिटल E आया था। अब बाटा में ये क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, इनटू ये क्या हो जाएगी, ताऊ हो जाएगी। इसी को बोलते हैं अनुगमन वेग। समझ में आ गया। देखिए ये a का मान है स्मॉल e कैपिटल E, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश
विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन का मास तथा विश्रांति काल। यही आपका अनुगमन वेग की क्या हो गई, सूत्र हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग को आसानी से क्या कर लिए, समझ लिए। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के बीच क्या करेंगे, संबंध दिखाएंगे, रिलेशन दिखाएंगे, ताकि वहां हम जब रिलेशन दिखाएं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग को ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम लोग धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के बीच क्या करेंगे, संबंध दिखाएंगे। कोई दिक्कत?